हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे निषेचन की घटना पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था इसे लैंगिक पादपों जो लैंगिक जन था इसको 3 भागों में बांटा गया था। हमने पहले बांटा था निषेचन के पूर्व की घटना, फिर बांटा था निषेचन की घटना, इसके बाद बांटा हमने क्या है निषेचन के पश्चात की घटना। तो आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं निषेचन की घटना। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है? तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त होकर के क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और जो युग्मनज होता है, तो युग्मनज क्या होता है? तो युग्मनज निषेचन के हमेशा बाद बनता है। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है? तो निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा दोनों युग्मक आपस में संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में किया था। निषेचन नामक निषेचन जो शब्द था या निषेचन की जो खोज था या परिभाषा था, इसको सबसे पहले किसे दिया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में दिया था। किसे दिया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में निषेचन की क्या खोज किया था। उन्होंने बताया कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहता है? उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है यह है कि यहाँ पे जो सिनर्जिट होता है, तो सिनर्जिट ये 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो अंड कोशिकाओं के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाएंगी? ये अंड कोशिकाओं के पास पाई जाती हैं। सिनर्जिट 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो अंडक कोशिकाओं के पास पाई जाती हैं, और साथ साथ यह पराग नलिका को क्या करती हैं? दिशा निर्देश करती हैं, और साथ साथ यह निषेचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। हम सीधा कह सकते हैं इनके पास पर्याप्त रूप में प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? इनके पास पोषक तत्व पाए जाते हैं जो निषेचन में क्या होते हैं? सहायक करते हैं, मतलब उनको दिशा निर्देश करने का कार्य करते हैं। तो उनका नाम क्या है? उनको सिनर्जिट कहा जाता है। तो सिनर्जिट यह 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाएंगी? जो अंडक कोशिकाओं के पास पाई जाती हैं। किसके पास पाई जाएंगी? अंडक कोशिकाओं के पास पाई जाती हैं, जो पराग नलिका को दिशा निर्देश देने का कार्य करती हैं, मतलब कि उन्हें दिशा देती हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। ठीक है, और साथ साथ क्या होंगी? निषेचन में सहायक होती हैं। ठीक है, अब आते हैं निषेचन के प्रकार। तो निषेचन कितने प्रकार होते हैं? निषेचन 2 प्रकार का होता है, अंतर निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतर निषेचन मतलब जब नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन कहाँ होता हो? मादा शरीर के अंदर हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अंतर निषेचन कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? अंतर निषेचन। और बाह्य निषेचन मतलब जब नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के बाहर होता हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बाह्य निषेचन कहा जाएगा। अंतर निषेचन मतलब जब नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के अंदर हो, तो अंतर निषेचन। जब नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन मादा शरीर के बाहर होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चित्र के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास ये पुष्प है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पुष्प है। तो पुष्प में जो क्या होता है, जो हमारे पास ये क्या है? इसका नाम परागकोश है। क्या नाम इसका है? इसका नाम परागकोश है। और इस भाग का नाम इसका नाम अर्तिकाग्र है। तो परागकोश का जब स्फुटन हुआ, जब परागकोश से क्या हुआ? जब परागकोश स्फुटित हुआ तो वहां से क्या निकला था? वहां से परागकण निकला, और परागकण कहाँ पहुंच गया? पराग नलिका की सहायता से कहाँ पहुंचा? अंडक कोशिकाओं के पास पहुंचा। जब अंडक कोशिका के जब पास पहुंचा तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो अंडक कोशिकाएं थी पहले से विभाजित हो चुकी थी। जब विभाजित हुई, इनके पास जैसे ही परागकण पहुंचा, तीनों ने क्या किया? निषेचन प्रक्रिया को संपन्न कर दिया। लेकिन जब निषेचन हो रहा था, तो निषेचन होने के लिए इसे सिनर्जिट नामक कोशिकाएं क्या कर रही थी? पराग नलिका को दिशा निर्देश कर रही थी कि इनको कहाँ पहुंचना है? इन्हें अंडक कोशिका के पास पहुंचना है और इन्हें क्या करना है? निषेचन प्रक्रिया को संपन्न करना है। और जब कोई सीड बन जाता है तो सीड
एक अनुकूलित वातावरण के हिसाब से वो क्या करता है, वो जर्मिनेट कर सकता है, मतलब अंकुरित हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, दोहरा निषेचन आते हैं। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, तो दोहरा निषेचन मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक निषेचित हुआ अंडा पुनः किसी नर गुणसूत्र के द्वारा या नर युग्मक के द्वारा, ठीक है, उसको क्या किया जाए, निषेचित कर दिया जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। और दोहरा निषेचन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में, मतलब 1898 ईस्वी में इसको खोजा था। ठीक, किसने खोजा था, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में उन्होंने खोजा था। किसकी खोज, दोहरा निषेचन की खोज। दोहरा निषेचन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में खोजा था। दोहरा निषेचन का मतलब होता क्या है, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक निषेचित अंडा पुनः निषेचित कर दिया जाता है, मतलब निषेचित हो चुका था अब पुनः निषेचित कर दिया गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, दोहरा निषेचन कहा जाएगा। यदि इसको हम विस्तार में जानना चाहें तो हम पहले निषेचन परिभाषा बताएंगे कि जब दो जनक की कोशिकाएं, या हम ऐसे कह सकते हैं, नॉर्मल कहेंगे कि जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है। और संयुग्मित अंडा पुनः किसी अन्य युग्मक के द्वारा क्या किया जाए, निषेचित कर दिया जाए। या इसको क्या है कि लिंग गुणसूत्र की बात हो रही है, या उसको आगे निषेचित कर दिया, तो उसे तो मतलब कि निषेचन हो चुका था एक बार उसका, अब पुनः वो निषेचित कर दिया गया। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दोहरा निषेचन कहा जाएगा। अब दोहरा निषेचन के बाद ही क्या बनता है, भ्रूणपोष बनते हैं। क्या बनेंगे, दोहरा निषेचन के बाद ही किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यही भ्रूणपोष आगे क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। यही भ्रूणपोष आगे चल के किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण जो पोष था आगे चल के बीज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो दोहरा निषेचन को हम दो घटनाओं में हम बांट सकते हैं। एक को कहा जा सकता है संयुग्मन और दूसरे को कहा जा सकता है त्रिसंलयन। जो संयुग्मन था, तो संयुग्मन को सबसे पहले 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मोनोट्रोपा नामक पादप से इसकी खोज किया था। कहां से खोज किया गया था, मोनोट्रोपा नामक पौधे से स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने संयुग्मन घटना की खोज किया था। संयुग्मन को यदि हम साधारण भाषा में यदि काउंट करें हम, तो इसे ही निषेचन कराता है। संयुग्मन को क्या बोलते हैं, निषेचन कराता है। मतलब कि जब दो युग्मक आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। जब दो युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को निषेचन कहा जाता है। दो युग्मकों के आपस में संलयन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, और त्रिसंलयन का मतलब क्या होता है कि वही निषेचित अंडा पुनः क्या किया गया, पुनः उसको किसी ने निषेचन कर दिया। क्या किया, उसको पुनः किसी ने निषेचित कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, और त्रिसंलयन के बाद ही क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणपोष। और यही भ्रूणपोष आगे वितरित होकर के किसका निर्माण कर देंगे, ये बीज का निर्माण करते हैं। अब भ्रूणपोष में कितने केंद्रक होंगे, इनमें 3 केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है, कितने केंद्रक होंगे, 3 केंद्रक होंगे। ये आगे चल के किसमें बदल जाते हैं, ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यदि विकास के आधार पे देखा जाए तो विकास के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, पहला था केंद्रकी भ्रूण, दूसरा कोशिकीय भ्रूण, और इसके बाद हेलोबियल भ्रूण होता है। ठीक है, जो केंद्रकीय भ्रूण होता है क्या करता क्या है, ये विभाजन होकर के ये क्या करते हैं, दीवारों का निर्माण करते हैं। मतलब उसकी जो बाहरी होती है तो बाहरी दीवारों क्या करते हैं, इसमें ये निर्माण करने लगते हैं। और साथ साथ जो गुद्देदार फल नहीं होते हैं, जिनमें गुद्दा बनाने का कारखाना में जो रस नहीं होता है, रस कोई भी दिखे हमारे पास यदि फल फूल है तो उसमें देखे होंगे कि उसमें रस बनते हैं। ठीक है, तो रस का निर्माण कौन करता है, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोशिकीय भ्रूण। कोशिकीय भ्रूण क्या नियमित विभाजित होते हुए ये भी क्या करते हैं, ये नियमित विभाजित होकर के ये दीवार के साथ साथ क्या करते हैं, बहुकेंद्र की स्थिति का निर्माण करते हैं। बहुकेंद्र की मतलब इनमें अनेकों केंद्र का क्या करते हैं,
निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे नारियल हो गया, ठीक है, फिर से पानी वाष्प मुक्त परमाणु कोश, जबकि सफेद गिरी सेलुलोज भ्रूण कोश होता है। तो जो नारियल में जो पानी बनता है तो किसका बनता है, और कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और जो हेलोबियल भ्रूण कोश होता है, हेलोबियल भ्रूण कोश किसमें पाई जाएगी, यह हमेशा क्या पाए जाएंगे, ये बीजपत्री पौधों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये आधा क्या करते हैं, आधा तो बाहर भाग बनाते हैं, और साथ साथ इसके कुछ केंद्र क्या होते हैं, बीच में क्या हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या, भ्रूण आते हैं। तो होता है भ्रूण, क्या होता है, तो भ्रूण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो युग्मनज के बाद बनते हैं। भ्रूण का निर्माण हमेशा युग्मनज के बाद बनता है, और इसमें क्या होते हैं, इनमें अनेकों केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, इनमें अनेकों केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे मेरे पास भ्रूण था, तो भ्रूण हमेशा बनता क्या है, तो भ्रूण हमेशा निषेचन के बाद बनेगी, यही होगा। तो निषेचन के बाद का मतलब ये है, निषेचन में सबसे पहले कौन सी कोशिका बनेगी, तो निषेचन के बाद सबसे पहले युग्मनज बनता है, और युग्मनज विभाजित होकर के ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। फिर वही भ्रूण विभाजित होते हुए आगे चल करके वही बीज का क्या करते हैं, निर्माण करेंगे, फल का निर्माण करेंगे, मतलब कि अन्य प्रकार की कोशिकाओं का क्या करते हैं, ये निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, तो पहले पाते हैं क्या, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होते हुए क्या करती हैं, अन्य चीजों का निर्माण करती हैं। और साथ साथ इसमें कुछ हाइपोस्टेस नाम की भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइपोस्टेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कोशिकाएं जिसमें लिग्निन जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाएगी, लिग्निन जमा हो जाते हैं, जो क्या कहता है, हाइपोस्टेस कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद इनके पास का जैसे मूलांकुर और परांकुर होते हैं, तो मूलांकुर क्या करता है, मूलांकुर हमेशा जड़ का निर्माण करेंगे। मूलांकुर क्या होगा, मूलांकुर हमेशा जड़ का निर्माण करते हैं। अब परांकुर हमेशा क्या किसका निर्माण करेंगे, तो परांकुर हमेशा तना का निर्माण करेगा, परांकुर तना का, और मूलांकुर हमेशा जड़ का निर्माण करेंगे। और ये दोनों भाग किसके होते हैं, तो ये दोनों भाग किसके होते हैं, बीज पत्र के भाग होते हैं। जैसे हमारे पास कोई बीज पत्र है, ठीक है, तो बीज पत्र का जो सबसे ऊपरी भाग की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परांकुर बोलते हैं। और जो नीचे जो जड़ बनाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे मूलांकुर कहा जाता है। तो परांकुर क्या करेगा, परांकुर तना का निर्माण करेंगे, अब मूलांकुर क्या किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर जड़ का निर्माण करते हैं। और ये जो जहां से निकलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बीज छिद्र कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसे बीज छिद्र कहा जाता है। ठीक है, और इनके पास जो एक बीजपत्री पौधा होगा इसमें एल्बुमिनस होते हैं। ये क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों को एल्बुमिनस कहा जाता है, और द्विबीजपत्री को नॉन एल्बुमिनस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके जब भ्रूण का विकास होता है, जब ये अंकुरण करते हैं तो अंकुरण के दौरान एक बीजपत्री पौधों को जो पोषण होता है कौन देता है, एल्बुमिनस देते हैं। कौन देगा, एल्बुमिनस देते हैं। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इनके बीज पत्र क्या देते हैं, इनको पोषण प्रदान करेंगे। कौन पोषण प्रदान करेगा, बीज पत्र इसको पोषण प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, एक बीजपत्री पौधों में क्या भ्रूण का विकास आते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री में क्या भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो युग्मनज क्या होता है, इनमें अनुप्रस्थ विभाजित कर जाता है। क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजित करने के बाद इसमें क्या बनती है, दो कोशिका बनाता है। ठीक है, जो ऊपर की कोशिका होती है तो हमेशा क्या बनाता है, वो निभाग का काम करेगा। किसका, वो निभाग का काम करते हैं। ठीक है, और जबकि क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल मतलब बीज छिद्र की बात हो रही है, वो क्या होता है, निचली कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी आधार कोशिकाएं होती हैं आगे की तरफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, वैस्कुलर सस्पेंशन बनाती हैं, मतलब कि जो इनमें पोषण के आवागमन में क्या होती हैं, सहायक होने लगती हैं। ठीक है, अब भ्रूण कोशिका विभाजित हो जाती है। जो भ्रूण होता है ना वो विभाजित कर जाता है और इसमें एक टर्मिनल कोशिका बना लेती है जिसे बीज पत्र कहा जाता है।
जो टर्मिनल कोशिका होंगी वो किसका निर्माण करेंगी, बीज पत्र का निर्माण कर लेती है। और जो निचली कोशिका होगा वो भ्रूण कोशिका ग्रुप के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। ठीक है, और इस हिसाब से क्या होता है, इनमें निरंतर विभाजित होते होते ये क्या करते हैं, पूर्णतः एक बीजपत्री पौधे का ये निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा है, तो जो एक बीजपत्री पौधा होता है तो उसमें क्या पाते हैं, केवल एक ही पत्र पाई जाएगी, क्या होगी, केवल एक पत्र पाया जाएगा। और द्विबीजपत्री पौधा में दो पत्र पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब बीज पत्र होता क्या है, तो इन्हें बीज के पत्रों को ही, जो हमारे पास जो बीज या जो सीड होती है तो उसी के पत्र को क्या बोलेंगे, बीज पत्र कहा जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पौधे कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। और इनको कॉमन पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिनके पास रेशेदार जड़ी पाई जाए, मतलब कि जिनके पास अखड़ा जड़ी ढेर सारी पाई जाए, तो उसे एक बीजपत्री पौधा कहेंगे। जैसे हम धान, गेहूं, मक्का, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधा मतलब ऐसे पौधे जिसमें दो पत्र पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। ठीक है, और इनके पास सबसे खास बातें हैं कि जो सबसे क्या होता है, जो यहाँ पे जो होल होता है ना, जिस होल से बाहर निकले, जो जिस होल से ये जड़ें बाहर निकलेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे बीज छिद्र कहा गया। क्या बोलेंगे इसको, बीज छिद्र कहा जाएगा। और जो नीचे आता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मूलांकुर कहा जाता है। और जो ऊपर जब जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रांकुर कहा जाता है। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, प्रांकुर से हमेशा तना का निर्माण होता है, मूलांकुर से हमेशा जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, और इनके पास ये क्या होती है, ये भ्रूणी जड़ें पाई जाती है, इनके पास है, क्या पाई जाएंगी, इनके पास भ्रूणी पाई जाती हैं। और इनमें जो पोषण प्रदान होता है, इनको बीज पत्र पोषण देगा। और इनको क्या करेंगे, इनको जो एल्बुमिन होता है, इनका जो एल्बुमिनस जो पार्ट्स होता है उसको क्या करेंगे, बीज के अंकुरण के लिए उनको क्या करेंगे, पोषण प्रदान करते रहते हैं। अब हम आते हैं फल आते हैं। तो फल क्या होता है, तो परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। जो अंडाशय होते हैं परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। और जो फल होते हैं तो देखे होंगे आप, फल मीठे और स्वादिष्टदार होंगे या महकदार होते हैं। क्यों, क्योंकि एस्टर समूह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एस्टर समूह के कारण फल महकदार एवं सुगंधित होते हैं, मीठे होंगे, मतलब इनके पास अपना अपना फ्लेवर होता है, अपनी अपनी इनकी क्या होती है, महक पाई जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से फल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल होते हैं। सत्य फल का मतलब क्या होता है, सत्य फल का मतलब होगा कि ऐसे फल जो अंडाशय के द्वारा निर्मित हुए हैं, तो अंडाशय के द्वारा बने हुए फल को सत्य फल कहेंगे। और ऐसे फल जिसमें अंडाशय न बना हो बल्कि पुष्प का कोई अन्य भाग, मतलब अंडाशय को छोड़ करके पुष्प का कोई अन्य भाग यदि फल में परिवर्तित हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे असत्य फल कहा जाता है, या उसे झूठा फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल या झूठा फल का मतलब ऐसे फल जो अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग से बनते हैं, पुष्प के किसी अन्य भाग से बने हुए फल को असत्य फल कहा जाता है। और सत्य फल मतलब परिपक्व अंडाशय को ही सत्य फल कहा जाता है। अब आते हैं बीज आते हैं। तो बीज क्या है, तो बीज किसका क्या, परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। जो बीजांड परिपक्व हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको बीज कहा जाता है। ठीक है, और हमने आपको ऊपर ही पढ़ा चुका था कि मतलब क्या होता है, जो गैर एल्बुमिनस होते हैं जिसमें एल्बुमिन नहीं पाया जाता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। और जिसमें एल्बुमिन पाई जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, ओ मिस्टेक, जिसमें एल्बुमिन्स पाए जाएंगे वो एक बीजपत्री पौधा होंगे। जिसमें एल्बुमिन्स एब्सेंट होंगे मतलब नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। ठीक है,
अब आते हैं कि जब कोई भी पौधा होता है, जब कोई भी बीज हमारे पास है और जब बीज मिट्टी में पहुंचता है तो अंकुरित होने लगते हैं। ठीक है, हमारे पास ढेर सारे क्या है कि क्वेश्चन आने लगते हैं कि जो बीज होता है तो बीज जैसे ही मिट्टी में पहुंचा तो कैसे अंकुरित होने लगता है, वह किस प्रकार के क्या जल को अवशोषित करने लगते हैं। ठीक है, तो जो आप देखोगे जो पौधे में जो तापमान जो होता है, तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो उसको एफसीसी का अम्ल करेंगे। तो जो एफसीसी का अम्ल होता है वो क्या करता है, वो पौधों को क्या करता है, तापमान को नियंत्रित कर, इसीलिए इसे स्ट्रीस, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रीस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसको, एफसीसी अम्ल को स्ट्रीस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो पौधे के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब जो शीत तापमान है, तो ठंडी का मौसम होता है, तो जो शीत तापमान है तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसको एफसीसी को नियंत्रित करते हैं। तो उस हिसाब से जब तक ये बीज बाहर होता तो नियंत्रित में था, और जैसे मिट्टी में पहुंचता है तो अंकुरित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये करता क्या है, मिट्टी में मौजूद केशिका जल को अवशोषित कर लेता है। किसको, केशिका जल को अवशोषित करके इनके जो बीज आवरण होते हैं वो फटने लगता है। फटने के बाद ये अंकुरित हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, अरे निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पौधा है, तो जो हमारे पास ये पौधा है तो वो उतना बड़ा हुआ कैसे, इनके पास क्या था, एक बीज था हमारे पास, हमने बीज को मिट्टी में लगाया, मिट्टी में जैसे ही लगाया हमने तो कुछ दिनों के बाद कुछ घंटों के बाद इनका जो क्या था, जो बीज छिद्र था, क्या था, जो बीज छिद्र था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे यहां से क्या निकला, यहाँ पे कुछ जड़ों की क्या भांति बाहर निकलने लगा, जिसको क्या कहा गया, जिसको जिसे मूलांकुर कहा गया। अरे मूलांकुर किसे बदल गया, ये जड़ों में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, जड़ों में परिवर्तित हो गया। और जो ऊपर की तरफ निकलने लगा तो उसे क्या कहा गया, उसे प्रांकुर कहा गया। ठीक है, और इसके बाद जो तना बदल गया तो उसे हाइपोकोटाइल कहा गया। क्या कहा गया, हाइपोकोटाइल। और जो पत्ती बदल गया तो उसे इपिकोटाइल के नाम से जाना जाता है। जो पत्ती बन गया इपिकोटाइल, जो तना बन गया उसे हाइपोकोटाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या था, ये सीडलिंग था। क्या था, सीडलिंग था। अब हम देखते हैं कि बीजों की कुछ क्षमताएं भी होती हैं। जैसे होता है बीजों की जीवन क्षमता पौधों से क्या भिन्न भिन्न होती है। जो बीज होगा तो बीज क्या होता है, पौधों के हिसाब से क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कहा गया कि आर्कटिक की खुदाई अंटार्कटिका टुंड्रा में की गई थी, जो 10,000 वर्षों तक निष्क्रियता के बाद ही बीज अंकुरित हुआ और फूल भी आया था। मतलब कि कहा गया था कि क्या ल्यूकोपिनस जो पौधा था, जब खुदाई कर जब इसको मिला था तो 10,000 साल के पहले से वो निष्क्रिय अवस्था में था। मतलब कि बीज तब तक सुप्तावस्था में रह सकता है जब तक उसके लिए क्या ना मिल जाए, अनुकूलित वातावरण न मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए, अनुकूलित वातावरण मिल जाए। जैसे उसको अनुकूलित वातावरण मिलता है वो पौधा क्या कर सकता है, वो हो सकता है। तो हमने बोला था ना कि जो पौधे होते हैं इनको कौन रख सकता है, उसको कौन रख सकता है, एफसीसी। एफसीसी का हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके तापमान को बनाए रखेंगे। क्या करेंगे, उसके तापमान को ये बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब कि पौधा यदि किसी स्थान में सुरक्षित है तो आप समझिए कौन से हार्मोन मौजूद है, एफसीसी का मौजूद हो गया है, और उसको सुरक्षित बना के रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो क्या है, ये 2000 साल तक भी क्या होते हैं, ये आराम से पड़े रह जाते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा बीज किसका होता है, सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बीज किसका होता है, नारियल का बीज सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, ऐसा होता है क्या, बीज में प्रसुप्तावस्था आती है। तो बीज में प्रसुप्तावस्था मतलब क्या, तो दो कारणों से हो सकता है। या तो उसका जो बीज आवरण है काफी मोटा है, या तो क्या है उसका जो भ्रूण है, भ्रूण किस अवस्था में चला गया है,
प्रसुप्तावस्था में चला गया है। क्या हो गया है? जो बीज जो प्रसुप्तावस्था में था वो दो कारणों से हो सकता है, या तो बीज आवरण मोटी थी, या तो उसका क्या था, भ्रूण ही प्रसुप्तावस्था में चला गया है। यदि भ्रूण प्रसुप्तावस्था में चला गया है तो क्या हो जाएंगे, वो अपनी क्या है कि जो प्रसुप्तावस्था था वो ब्रेकिंग करने के बाद वो बाद में क्या हो सकता है, वो उग सकता है किसी कारणवश। ठीक है, किसी माध्यम से या दवा के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से, किसी माध्यम से टूटने के बाद वो उग सकता है। ठीक है, और आता है यदि सीड कोट ऑर्गेनिज्म में उसका आवरण मोटा था तो उसमें कोई दवा का क्या है, यदि दवा के माध्यम से यदि उसको हम सेकिंग करके यदि उसको बोना चाहे तो आसानी से उसको बोया जा सकता है। जो मार्केट में बहुत सारी विधियां क्या है उसकी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि आखिर जो पौधा होता है तो पौधे में क्या होते हैं, निषेचन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निषेचन पाई जाएगी। तो निषेचन होता कैसे, तो निषेचन का मतलब होता क्या है, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करते हैं, जब संयुग्मित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के दौरान क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद क्या बनते हैं, भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या बनेगी, भ्रूणपोष बनेंगे। भ्रूणपोष के बाद क्या बनेगा, बीज बन जाएगी। ठीक है, और वही बीज आगे चल के अंकुरित होकर के फिर एक नए प्रकार के पौधे में क्या जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है।